नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश है आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली में आज संत समाज ने अपनी ताकत दिखाई और गुस्से का प्रदर्शन किया। देश भर के साधु संत तमिलनाडु भवन पर जुटे, प्रदर्शन किया। तमिलनाडु सरकार का पुतला भी जलाया। ये लोग उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान का विरोध कर रहे थे। सनातन धर्म को लेकर स्टालिन, उदयनिधि, प्रियंक खड़गे, डी राजा द्वारा की गई भद्द टिप्पणी के खिलाफ देश के साधु संतों ने तमिलनाडु भवन पर अपनी एकजुटता दिखाई। सनातन धर्म विरोधियों का पुतला दहन कर साधु संतों ने अपना रोष जताया और चेतावनी दी कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण से सनातन धर्म का अपमान करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज के नेतृत्व में तमिलनाडु भवन पर हुए विरोध प्रदर्शन में श्री पंचनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म का ऐसा अपमान होने के बाद भी सरकार का इस पर चुप्पी साधना और कोई कार्रवाई नहीं करना आश्चर्य की बात है। सनातन धर्म का अपमान पूरी मानवता का अपमान है। ऐसा करने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिसका संदेश समाज में गलत जा रहा है। वातावरण विषादपूर्ण हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर सनातन समाज के साथ ऐसा स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है। महंत नारायण गिरी ने कहा कि सनातन धर्म विरोधियों की हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर नोटिस लिया है। गाली गलौज की भाषा से लोकतंत्र का अपमान होता है और लोगों में वैमनस्य की भावना पैदा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, उसका दूसरा साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दृश्य गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के हैं। यहाँ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी। दरअसल विजयनगर पुलिस हिंडन बैराज पुस्ता पर चेकिंग कर रही थी। वहाँ आई एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, मगर चालक ने बाइक भगा ली और पुलिस पर गोली भी चलाई। बाइक सवार युवक पुलिस की तरफ आ रहे थे। पुलिस ने जब चेकिंग के लिए उनको रोकने का प्रयास किया तो वो वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस ने बचावात्मक फायरिंग किया। उसमें एक युवक को पैर में गोली लगी, दूसरा युवक भागते हुए बाइक से गिर गया और दोनों को पकड़ लिया है पुलिस ने। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सलमान को गोली लग गई। उसके साथी शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर लूट और स्नैचिंग के 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। एसोसिएशन ऑफ द डीप के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे। इन लोगों ने घंटाघर से मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ इन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। एसोसिएशन ने मूक बधिरों की समस्याएं उठाई। अपनी मांगों को लेकर गाजियाबाद एसोसिएशन ऑफ द डीफ के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से लेकर जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। रैली के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों के निस्तारण की मांग की गई। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि मूक बधिरों को जारी होने वाले प्रमाण पत्र में मूक शब्द नहीं लिखा जाता है, जबकि रेलवे यात्रा में नियमानुसार यह लिखा होना आवश्यक है, तभी इसका लाभ मिल सकता है। इस कमी को दूर करने की मांग की गई है। दिव्यांगों के प्रमाण पत्र जारी होने से पहले जांच के लिए जिला स्वास्थ्य केंद्र पर लैब नहीं होने की बात भी उठाई गई है और लैब बनाने की मांग की गई है। ऑडियोग्राम टेस्ट भी यहाँ गाजियाबाद में उपलब्ध नहीं है, इसकी भी समस्या का समाधान की बात की गई है। दिव्यांगों को जिले में नियमानुसार नौकरी दिलाने की मांग भी की गई है। मूक बधिरों को पढ़ने की उचित व्यवस्था कराई जाने, कॉलेज की व्यवस्था कराने की मांग भी इन लोगों ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने भी आज प्रदर्शन किया। इन लोगों ने किसानों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन दिया। इसमें किसान आयोग के गठन की मांग की गई है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि जिन क्षेत्रों में खरीफ फसल की बुआई सूखे के कारण नहीं हो पाई है, वहां सर्वे कर 25,000 रुपये की दर से क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए। पर बाढ़ आई, जहां पर सूखे से ग्रस्त हुआ है क्षेत्र, वहां पर भी उसका आकलन करके मुआवजा दिया जाए, यही हमारी मांग है। और गन्ने बाढ़ग्रस्त किसानों को भी 25,000 रुपये प्रति बीघा की राहत दी जाए। 6 एकड़ तक के किसानों को बीपीएल की श्रेणी में रखा जाए। गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। खेती के लिए फ्री बिजली दी जाए। आवारा पशुओं से फसलों को बचाने का प्रबंध किया जाए। डीएपी और पोटाश की आपूर्ति सहकारी गोदामों से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने किसान आयोग का गठन करने की मांग भी की है।
ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। संजय नगर सेक्टर 23 में रामलीला मंचन की तैयारी शुरू हो गई है। आज श्री आदर्श रामलीला कमेटी ने भूमि पूजन किया। यहाँ रामलीला का मंचन 12 अक्टूबर से शुरू होगा। श्री आदर्श धार्मिक रामलीला समिति द्वारा संजय नगर मैदान में रामलीला महोत्सव के लिए भूमि पूजन किया गया। यहाँ रामलीला का मंचन 12 अक्टूबर से होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर योगिनी गुरु राधिमा सरस्वती, महंत नारायण गिरी, मुरादनगर विधायक अजितपाल त्यागी, MLC दिनेश गोयल, कांग्रेस अध्यक्ष विजेंद्र यादव, समिति अध्यक्ष यशपाल यादव ने विधिवत महोत्सव के लिए भूमि पूजन किया। समिति अध्यक्ष ने बताया कि 12 अक्टूबर से गणेश पूजन के साथ ही रामलीला महोत्सव शुरू हो जाएगा। रामलीला का मंचन परंपरागत तरीके से होगा। मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। हिंदी भवन समिति द्वारा हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत लोहीनगर के हिंदी भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में युवा ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हरीश नवल ने अपनी बात रखी। इसके अलावा कई कवियों ने, जिनमें विजेंद्र सिंह परवाज, प्रवीण शुक्ल, विष्णु सक्सेना, राज कौशिक, अंजू जैन, आशीष अनिल अग्रवंशी, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने वहाँ पर काव्य पाठ किया। रमा सिंह के काव्य पाठ को भी लोगों ने सराहा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल, सुभाष गर्ग, सतीश गुप्ता, दिव्यांशु सिंघल आदि मौजूद रहे। तो वो हिंदी का मैसेज भी रोमन अल्फाबेट के साथ टाइप करते हैं। जो देवनागरी लिपि है, सबसे बड़ा खतरा लिपियों पे है, चाहे वो देवनागरी लिपि हो या तमिल की लिपि हो, कोई भी लिपि हो, सबसे पहला खतरा लिपि पे है। उसके बाद दूसरा खतरा जो है वो भाषा पे है। भाषा हिंदी एक बहुत बड़ी जनमानस की भाषा है, वर्ल्ड वाइड इसकी फॉलोइंग है। तो जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा जो फॉल आउट होता है वो कहते हैं विनर टेक्स ऑल। कई लोग विनर नहीं होते, कुछ ही होते हैं। तो सोसाइटी में जो एसिमिलेशन हो रहा है और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इवेंचुअली अगले 25-30 साल में बहुत सीमित भाषाएं बचेंगी। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। गाज़ियाबाद में आज वायुसेना का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम भारत ड्रोन शक्ति 2023 था, जो 2 दिन चलेगा। ये कार्यक्रम भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख VR चौधरी और केंद्रीय मंत्री VK सिंह आज शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 मेगावाट परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया। भारतीय ड्रोन शक्ति कार्यक्रम को देखने के लिए लविए मेक्सिको और अन्य देशों के सैन्य अधिकारी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित भारत ड्रोन शक्ति 2023 में सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह, काउंटर ड्रोन के साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में यह समारोह किया गया। भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोहन करने के लिए भारतीय वायुसेना ने देश की ड्रोन क्षमताओं में अपना विश्वास दिखाते हुए मेहर 12 स्मार्ट ड्रोन प्रतियोगिता भी शुरू की है। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक अध्यापिका द्वारा बच्चों से एक छात्र को पिटवाने का मामला आपको याद होगा। इस मामले की गूंज अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है, फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में शिक्षिका के निर्देश पर सहपाठियों से एक छात्र को कथित तौर पर पीटने की मामले में सुनवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि जो घटना घटी है उससे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। निर्देश दिया कि इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारी नियुक्त किया जाए। न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने IPS अधिकारी को शीघ्र अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार पीड़िता और मामले में शामिल दूसरे छात्रों की पेशेवर परामर्शदाताओं से काउंसलिंग कराए।
पीठ ने कहा कि ये मामला पहले तौर पर फौरी तौर पर प्रथमतः जो तकता है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में यूपी सरकार की विफलता दर्शाता है, जो जाति, पंथ, लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना 14 साल तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना से राज्य की अंतरात्मा को दुख होना चाहिए था। अगर किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वे किसी विशेष समुदाय से है, तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल पैदा होता है। इस अदालत ने इस घटना को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से पूरे प्रदेश के स्कूलों में RTE कानून लागू करने पर 4 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। रिपोर्ट मांगी है कोर्ट ने इस मामले में। दरअसल अदालत में महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें मामले में तेज़ी से जांच करने की मांग की गई थी। अदालत ने 6 सितंबर को मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने पुलिस अधीक्षक से छात्र और उसके माता पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में भी जाना था और नोटिस जारी करके यूपी सरकार को आज यानी कि 25 सितंबर को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। हम अब तक डेंगू, कोविड जैसी बीमारियों को झेलते आए हैं। अब एक नई बीमारी स्क्रब टाइफस ने देश में चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस के आने से आदमी कोमा में जा सकता है, ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। मुंबई और उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में स्क्रब टाइफस बीमारी के मामले सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। महाराष्ट्र के करीब 3 जिलों और उड़ीसा के भी कई जिलों में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 20 नए मरीज मिले हैं। अब तक राज्य में कुल मरीजों की संख्या 300 से ऊपर पहुंच चुकी है। उड़ीसा में पिछले 4 घंटे में 9 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ भी संख्या 230 से अधिक है। महाराष्ट्र और उड़ीसा के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी स्क्रब टाइफस के जोखिम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्क्रब टाइफस जानलेवा भी हो सकता है। संक्रमण के शिकार जिन लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता, उनमें से 6% की मौत हो रही है। स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस भी कहा जाता है। एक संक्रामक बीमारी है जो ओवंटिया सुतगुमाशी नामक बैक्टीरिया से होती है। मुख्य रूप से ये रोग लार्वा माइट्स के काटने से इंसानों में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति में बुखार, सिरदर्द, शरीर में जकड़न, दर्द और या शरीर पर दाने निकलने के रूप में सामने आती है। ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि स्क्रब टाइफस के लक्षण आमतौर पर संक्रमित चिकर्स के काटने के 10 दिन के अंदर शुरू होते हैं। शुरुआत में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, काटने की जगह पर काला या पपड़ीदार दाने की समस्या देखी जाती है। इससे कई तरह की गंभीर समस्या जैसे मानसिक स्थिति की समस्या को लेकर भ्रम से लेकर कोमा तक की दिक्कत हो जाती है। मल्टी ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। जिन लोगों में ये संक्रमण पाया जाता है उन्हें एंटीबायोटिक दवाई दी जा रही हैं, लेकिन बचाव बहुत ज़रूरी है। इसमें विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है। इससे जो संक्रमित लोग हैं उनसे बचकर रहा जाए तो इसके फैलने का खतरा कम होता है। उन इलाकों की, उन क्षेत्रों की यात्रा न करें जहां इस वायरस के मरीज पाए जा रहे हैं। वनस्पति और झाड़ियों वाले क्षेत्र में भी ये चिगर पाया जाता है, उनसे भी आप बचें। बहुत ज़्यादा नज़दीक घास फूस के न जाएं। बचाव ही इस रोग से आपको सुरक्षा दे सकता है। भारत और कनाडा के बीच जो विवाद पैदा हुआ है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। अब इस विवाद के कारण पंजाब के कारोबार को बड़ा झटका लगने की आशंका पैदा हो गई है। पंजाब में कई उत्पादों का निर्यात कनाडा से होता है। अभी तक कारोबार में वैसे तो कोई रुकावट हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं उससे कारोबारी चिंता में है। पंजाब से आटा, बिस्कुट, रस, गुड़, शक्कर, गज्जक, रेवड़ी आदि कनाडा भेजे जाते हैं। सर्दियों के कपड़े, हैंड टूल, गार्डनिंग टूल की मांग भी कनाडा से रहती है।
कनाडा की कुल आबादी का लगभग 3.5% पंजाबी समाज है। ये इसकी बड़ी वजह है कि पंजाबी पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ है, खाना है, उसके कई स्टोर कनाडा में खुल चुके हैं। इनकी हर साल बिक्री भी बढ़ रही है। खाद्य उत्पादों में कनाडा के लिए पंजाब से कई सारी चीज़ें जाती हैं। इसके अलावा पंजाब से जो कनाडा में सामान जाता है उसमें घड़े, मटके, ढोलकी, तबला, मंजे, हारमोनियम, मूड़े आदि भी हैं। इन सब कारोबार से जुड़े कारोबारी परेशान हैं। तो सामान्य तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भारत और कनाडा के विवाद में अब ढोलकी, तबला, हारमोनियम का कनेक्शन भी जुड़ गया है। ये अपने आप में करोड़ों रुपए का कारोबार है। इससे जुड़े बहुत से परिवार प्रभावित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। और विस्तृत रूप से जानकारी पाते हैं, ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।